हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 6 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सांतानम कमेटी। सेकंड है कलेश्वर महादेव टेम्पल विच हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस टैग इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स दिए गए हैं और स्टेट्स दी गई हैं साथ में। अपने बताने इनमें से करेक्टली कौन से मैच्ड है। सेकंड है युद्ध अभ्यास is a military exercise between India and which of the following country? Third is Hasdeo River is the tributary of which of the following river? The fourth is which of the following is are correct regarding World Dairy Summit? करंट अफेयर्स देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करेंगे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 7 अगस्त को। एजेंडा क्या होगा इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का? 7 नंबर की ये मीटिंग है। एजेंडा क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी in oil seeds, pulses and agri communities, then implementation of national education policy and urban governance। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ सेक्रेटरीज की। इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए कहाँ पे हुई थी? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और एक रोड मैप यहाँ पे फाइनलाइज किया गया था कि जहाँ पे आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान्स जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे इन एजेंडाज को लेकर। पढ़ते हैं गवर्निंग काउंसिल के बारे में। गवर्निंग काउंसिल की कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं जो हेड होंगे गवर्निंग काउंसिल के, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटीज विद लेजिस्लेचर्स। तो इसमें 2 यूटीज आएंगी, एक दिल्ली एंड सेकंड इज पुडुचेरी, क्योंकि यही 2 यूटीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। इसके अलावा वाइस चेयरमैन नीति आयोग, देन फुल टाइम मेंबर्स होंगे नीति आयोग के। इसके अलावा स्पेशल इनवाइटीज। तो ये आपने याद रखना है। ये प्रीमियर बॉडी है जिसका टास्क क्या है कि एक शेयर्ड विजन जो है इवॉल्व करना नेशनल प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज को लेकर, और ये डिफाइन करने में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगी स्टेट्स की, और एक डेवलपमेंट नैरेटिव जो है वो भी शेप किया जाएगा। देन गवर्निंग काउंसिल जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रेजेंट करती है जहाँ पे इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल या फेडरल इश्यूज जो है उनको डिस्कस किया जा सकता है, और नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग जो है ये बनाया गया था रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग ऑल्सो नोन एज थिंक टैंक ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, MPs do not enjoy immunity from arrest in criminal cases during parliament session। अभी आपको पता है कि कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चल रही थी 5 अगस्त को। देन इसके अलावा जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है, हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनको सम्मन किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किसी केस को लेकर कि वो पेश हों। बट उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट्री सेशन में हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस हैं और हम पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान कहीं पे पेश नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी नहीं है, और मतलब जब हाउस सेशन में है तो इम्यूनिटी नहीं होगी, और अगर कोई ऐसी एजेंसी उनको सम्मन देती है तो ऐसे सम्मन्स को वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देन आर्टिकल 105 का इन्होंने जिक्र किया कि आर्टिकल 105 के अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके पास सर्टेन प्रिविलेजेस हैं और वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंसेस के साथ। वन ऑफ द प्रिविलेज क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बट सिविल केसेस में 40 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन एंड 40 डेज देयर आफ्टर। इट मींस पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले एंड 40 दिन बाद, इस टाइम पीरियड के दौरान अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। बट ये सिर्फ सिविल केसेस में है। सिविल केसेस कौन से होते हैं? जैसे डोमेस्टिक इश्यूज हो गए, शादी ब्याह के मामले हो गए, डिवोर्स का मामला हो गया, प्रॉपर्टी का मामला हो गया, सक्सेशन का मामला हो गया,
ये सारे सिविल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस कैसे हो गए, कौन से होंगे, करप्शन हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे सारे केसेस क्रिमिनल केसेस के अंडर आ जाता है। तो सिर्फ सिविल केसेस के लिए है यहाँ पे, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है। और ये जो प्रिविलेज है सिविल केसेस वाली, ये सेक्शन 135A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में भी दी गई है। एंड जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी तरह की इम्यूनिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ना ही सेशन के दौरान, ना ही अदरवाइज। और कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं एमपीज को, वो भी पढ़ लेते हैं। एमपीज आर एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन किसी भी तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए वो लायबल नहीं होंगे। अगर मतलब कोई भी अगर स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में तो वो उसके लिए कोर्ट में लायबल नहीं होंगे। हालांकि ऐसी स्पीचेस को रेगुलेट किया जा सकता है थ्रू रूल्स गाइडिंग द प्रोविजन ऑफ द हाउस। देन ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्टेड है कि ये सेशन के दौरान कोर्ट में एविडेंस देने से या एज अ विटनेस अपीयर होने से भी मना कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में हो, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है इनॉग्रेट किया गया है रानीखेत में, और सोनी जगह है रानीखेत में। नोटेड हिस्टोरियन है शेखर पाठक, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये फर्स्ट स्पाइस गार्डन है इस तरह का। देन इसमें स्पाइसेस हैं कश्मीरी केसर से लेकर फेम तेजपत, तिमूर, वाइल्ड हींग जो कि मिलती है भैरों घाटी एरिया में उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में। देन गार्डन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है 4 एकड़ जमीन में रानीखेत रीजन में। और इसको फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, पॉपुलरली नोन एज जीका। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस गार्डन को स्टैब्लिश करने का, ताकि जो इंडियन स्पाइसेस अवेलेबल है हिमालयन रीजन में उनको पॉपुलराइज किया जा सके और उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े चलो मूवमेंट अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगिंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव, एज यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस दिस ईयर, तो इसी को लेकर जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसी के अंडर एक कैंपेन चलाई गई है बड़े चलो मूवमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूथ को कनेक्ट करना नेशन के साथ और एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग उनमें जगानी। और ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। और यूथ सेंट्रिक जो है ये मूवमेंट है, नाम है बड़े चलो। इसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि एक जो ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो उनमें इम्बाइब करवाई जा सके। देन 10 सिटीज में ये होगी फ्रॉम 5 अगस्त टू 11 अगस्त 2022। और इसके जो ग्रैंड फिनाले हैं वो होंगे 12 अगस्त 2022 को तालकातोरा स्टेडियम में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जापान मार्क्ड 77 ईयर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब फेंके थे, एक था लिटिल बॉय, दूसरे बॉम्ब का नाम था फैट बॉय। तो 6 अगस्त 1945 को जो है ये यूरेनियम बॉम्ब फर्स्ट लिटिल बॉय हिरोशिमा सिटी पे फेंका गया था। देन 3 दिन बाद ही दूसरा बॉम्ब जो है विद द नेम फैट बॉय ये नागासाकी सिटी के ऊपर फेंका गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो फैट बॉय की पिक्चर दे रखी है ये। देन ये जो है लिटिल बॉय है, तो ये आपने याद रखना है। और लिटिल बॉय में जो यूरेनियम ग्रेड है ये 235 यूज हुआ था। देन फैट बॉय में प्लूटोनियम यूज हुआ था 239 ग्रेड। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है इस अटैक के, बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं लोग, कैंसर और अदर जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा देर तक स्टे करती हैं ऐसे रीजन में। देन इसके साथ ही बॉम्बिंग के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया था और जापान ने सरेंडर कर दिया था अलाइज को 14 अगस्त 1945 को। अलाइज जो है 2 मेजर अलायंसेस थे उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के दौरान, एक था एक्सिस पावर और दूसरा था अलाइज। एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी, इटली एंड जापान। अलाइड पावर में कौन कौन था, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। देन जापान ने एक ट्रिटी साइन की, ट्रिटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो साइन की गई थी फरवरी 1970 में, कि जापान जो है न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट है जापान। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया बिकम्स 3rd लार्जेस्ट कोल सप्लायर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। ये एक डेटा पब्लिश किया है इंडियन कंसल्टेंसी कोलमिंट ने। देन रशिया जो है इससे पहले 6th लार्जेस्ट सप्लायर था ऑफ कोल टू इंडिया आफ्टर इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। देन इंपोर्ट्स जो है इंडिया में रशिया से वो नियरली 5 टाइम्स जो है बड़े हैं
टू ओवर 15 बिलियन US डॉलर जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके अलावा इंपोर्टर एंड कंज्यूमर। इट मीन्स इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है कोल का। इंडोनेशिया जो है अभी टॉप कर रहा है कोल सप्लाई में, वाइल साउथ अफ्रीका जो है वो रशिया से थोड़ा सा आगे है। इस डेटा में ऐसा शो किया गया है। तो टॉप पे इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका एंड थर्ड नंबर पे रशिया है। आपने याद रखना है कोल की टाइप्स कौन कौन सी है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन एंड एंथ्रेसाइट। इंडिया में जो मेनली यूज होता है कोल वो है बिटुमेन, और एंथ्रासाइट जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। और इंडिया में हालांकि बहुत कम रीजन पे मिलता है, ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा एंथ्रासाइट, तो ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजोन जो है इसने साइन किया एक एग्रीमेंट इंडियन रेलवेज के साथ डिलीवरी सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए। 110 इंटरसिटी रूट्स में सर्विसेज अवेलेबल होंगी। 1 to 2 डे डिलीवरी जो होगी इसमें कस्टमर्स के लिए, या 1 या 2 दिन में डिलीवर कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी बनी है जिन्होंने इंडियन रेलवेज के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है। देन अमेजोन जो है ये फेरी करेगी कस्टमर पैकेजेस टू सिटीज एंड टाउन सच एज झरसुगुड़ा, रत्नागिरी, कुरनूल, नांदेड़, बरेली, बोकारो एंड रुद्रपुर। इसके अलावा और भी यहाँ पे सिटीज है। अमेजोन जो है मंथली रेंट पे करेगी अराउंड 3.57 करोड़ और 21 ईयर्स का यहाँ पे लीज टेन्योर है। और यहाँ पे आपने याद रखना है अमेजोन के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क है फायर, इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गोवा पुलिस के साथ स्मार्ट पुलिसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गोवा पहली ऐसी स्टेट बनी है जो कम्प्लीटली पेपरलेस हो जाएगी। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर साइन किया गया है। इसमें स्मार्ट पुलिसिंग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है पुलिसिंग में बढ़ाई जाएगी। इसमें डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ऑफलाइन सिस्टम्स का। और इसके लिए फायर ने 100 मिलियन US जो है रेज किए थे और फंडिंग प्रोवाइड की थी यूके बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट्स हैं एसरैम एंड एमरैम ग्रुप ने। और इसके साथ ही ये 105th नंबर ऑफ यूनिकॉर्न जो है इंडिया में बन गई थी और 20th इस कैलेंडर की। इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं इंडिया में आ रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो डेटा है यहाँ पे इंक्रिप्टेड रहेगा, डेटा लीक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और थर्ड पार्टी इस डेटा को ट्रेस नहीं कर सकती है। हैक करना मुश्किल है इस डेटा को, और इन्फॉर्मेशन जो है ब्लॉक्स में सेव की जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है क्रिप्टो करेंसीज, तो ये भी आपने याद रखना है। एंड यूनिकॉर्न कंपनी जो है ये भी आपने याद रखना है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन US तक पहुंच चुकी है। टोटल जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो 1 बिलियन डॉलर है, तो ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बोल दिया जाता है। देन साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट मून मिशन, नाम क्या है, कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, ऑल्सो नोन एज दानूरी। केप कैनावरल से लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से, और ये जॉइंटली डेवलप किया है नासा ने एंड कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, प्राइवेट स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी स्पेसएक्स। और यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि डेटा जो है, जियोलॉजिकल डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा। देन साउथ कोरिया जो है वो प्लान कर रहा है एक अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए मून पे बाय 2030। और स्पेसएक्स के बारे में अपने याद रखना है, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं इलॉन मस्क, और ये जो रॉकेट मेनली यूज करता है फैल्कन, तो ये आपने याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।